हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ईट जो कि बाहर बैठा खून के आने का इंतज़ार कर रहा था। खून के आने पर वो खून से कहता है, क्या बात है, आज तुम लेट हो, कब से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जिस पर खून कहती है, वो क्यों। ईट कहता है, बिकॉज इस वजह से आज मेरा स्टडी बाहर करने का मूड है, तो चलो बाहर स्टडी करते हैं। वैसे भी घर में स्टडी कर करके मैं बोर हो चुका हूँ। जिस पर खून कहती है, बहाना बहुत अच्छे से आता है, चलो स्टडी के लिए। इट मना करता है। खून उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है, बट वो जाने से पहले इट के सामने कुछ कंडीशंस रखती है। खून कहती है, मैं जो क्वेश्चन पूछूंगी तुम्हें उसके आंसर रिप्लाई करने पड़ेंगे। अगर तुमने आंसर करेक्ट दिया देन मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए रेडी हूँ। और इट आंसर सही रिप्लाई करता है, जिसकी वजह से खून को उसके साथ जाना पड़ता है। माया और ओजी की फर्स्ट मूवी काफ़ी सुपरहिट थी, इसी वजह से दोबारा उन दोनों को सेम वही रोल मिला था। यहाँ पर माया अपने बॉडीगार्ड का रोल प्ले कर रही थी, तो अपोजिट में लेक एक किडनैपर का रोल प्ले कर रहा था। लेक के डैड की पहचान होने की वजह से लेक माया के साथ यहाँ पर काम कर रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, लेकिन माया को देखते ही वो अपने डायलॉग को रॉन्ग बोल देता है, जिसकी वजह से डायरेक्टर को कट बोलना पड़ता है, और ये 30 टाइम्स हो रहा था। यहाँ पर लेक की मॉम तो अपने बेटे को इस तरह से खातिरदारी में लगी हुई रहती है मानो उन्हीं का बेटा हीरो है। अगले सीन में शूटिंग का दिखाया जाता है। लेक को ओजी को किडनैप करना था और माया को उसे बचाना था। जब यहाँ पर लेक आता है ओजी को किडनैप करने के लिए, तो सडनली वो माया को देख लेता है एंड देन वापस से अपना डायलॉग भूल जाता है, जिसकी वजह से डायरेक्टर अब और भी ज़्यादा गुस्से में आने लगते हैं। एक बार फिर से शूटिंग स्टार्ट की जाती है। लेक आता है ओजी को किडनैप करने के लिए। माया को सामने देख करके वो स्माइल करता है और उसे प्रीटी बताते हुए अपने ही डायलॉग को भूल जाता है। ओह शिट, मैं भूल गया, मुझे बोलना क्या था। जिस पर ओजी और डायरेक्टर दोनों ही बहुत ही ज़्यादा गुस्से में जाते हैं कि ये 50 टाइम्स हो चुका है और एक भी सीन को कंप्लीट नहीं किया है लेक ने। इसी वजह से अब डायरेक्टर वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। डायरेक्टर को गुस्से में जाते हुए देख करके मानी उनके पास आती है और उन्हें इंसिस्ट करती है कि उन्हें लेक के साथ ही सीन को कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी मूवी में भी हो सकता है कि इनकम्प्लीट रह जाए, जो कि डायरेक्टर नहीं चाहता था। पीछे से ओजी भी आ जाता है, जो अपना एटीट्यूड दिखाते हुए डायरेक्टर से कहता है, तुमने डायलॉग्स मुझे बहुत ज़्यादा दे दिए हैं, मुझे बोलने नहीं हो रहा है, इसी वजह से डायलॉग्स को ज़रा कम करो, अदरवाइज सॉरी ये सीन मैं नहीं कर पाऊंगा। डायरेक्टर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल में करते हैं, क्योंकि ओजी उस मूवी का हीरो जो है। ओजी के जाने के बाद मानी डायरेक्टर को समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें इतना ज़्यादा हाइपर नहीं होना चाहिए। तभी लेक की मॉम आ जाती है उनका और दिमाग ख़राब करने के लिए। वो अपने बेटे की एक्टिंग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें करते हुए कहती है कि मेरा बेटा इतनी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करता है और मुझे लगता है कि इसे कम से कम 10 से 15 सीन देना चाहिए। जिस पर डायरेक्टर सर पकड़ लेता है, इस लल्लू को मैं 10 से 15 सीन में लूँ? बिल्कुल भी नहीं, इस तरह अगर लेता रहूँगा तो फ्लॉप हो जाएगी मेरी मूवी। लेकिन डायरेक्टर खामोश थे, क्योंकि मानी उन्हें इंसिस्ट कर रही थी। अगर वो ज़्यादा फोर्स करते लेग पे, तो लेग के डैड की पावर की वजह से उनकी मूवी इनकम्प्लीट रह जाती। माया अपसेट बैठी वी को याद कर रही थी। वी को बहुत ज़्यादा मिस करने पर उसे याद आता है कि उसे वी को कॉल करना चाहिए। इसी वजह से वो वी को कॉल करती है, लेकिन वी अपने डैड के मर्डर को ढूंढने में इतना ज़्यादा बिजी हो चुका था कि बस उसका टारगेट वही बन चुका था। माया का कॉल वो रिसीव नहीं करता है एंड देन उसके बाद वो अपने काम में बिजी हो जाता है। टारगेट उसका था उसके डैड के किलर को किसी भी कंडीशन में पकड़ना। माया इन सबसे अनजान अपसेट हो जाती है कि वी ने उसके कॉल को रिसीव नहीं किया। लेक अपनी मॉम के साथ माया के पास पहुँचता है। लेक के कहने पर उसकी मॉम ने बहुत सारे जूस को प्रिपेयर किया था। अब यहाँ पर लेक माया को फोर्सफुली जूस पीने के लिए कहता है, जिस पर माया मना करती है, नहीं मेरा मूड नहीं है पीने के लिए। माया के मना करने के बाद भी लेक फोर्सफुली माया को जूस पीने के लिए कह रहा था। तभी वहाँ पर ईट आ जाता है और वो लेक के हाथों से जूस लेकर खुद पी लेता है और कहता है, ओहो तुम इस जूस के लिए माया को इतना फोर्स करे थे, बिल्कुल टेस्टलेस, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है। लेकिन इट से कहता है कि ये शूटिंग की प्लेस है और इट किस हक से यहाँ पर आया है। जिस पर इट कहता है कि वो माया की शूटिंग देखने के लिए आया। साथ ही इट लेक से कहता है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है लल्लू। जिस पर लेक कहता है कि मेरी भी शूटिंग हो रही है माया के साथ, मैं एक एक्टर हूँ तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मैं यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन इट माया को साथ में लेकर के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में इट और माया को दिखाया जाता है। माया वी की वजह से काफ़ी अपसेट थी। इट पूछता है, लेकिन माया उसे नहीं बताती। इट कहता है, क्या वी की वजह से परेशान हो? बिल्कुल भी, उसे तुम्हारी फिक्र नहीं है, वो तो बस अपने मिशन पे लगा हुआ है। उसका मिशन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो किस मिशन पे लगा हुआ है, लेकिन आजकल घर पर भी वो आ जा नहीं रहा है। तो आई थिंक तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए दूसरों के पास टाइम नहीं है, उसके लिए बस खुद के पास टाइम है। और ऐसा बोलते हुए कौन सुन लेती है, उसे भी बुरा लगता है। माया इट से कहती है, आई थिंक वी के रिलेटेड तुम्हारी बातें रॉन्ग है, वी ऐसा नहीं है, मैं अच्छे से जानती हूँ। जिस पर इट कहता है, फिर कॉल करो। इट के कहने पर माया वी को कॉल करती है, लेकिन वी कॉल रिसीव नहीं करता है। माया अपसेट तो होती है, लेकिन ये कहकर वहाँ से चली जाती है, आई थिंक वी किसी काम में बिजी होगा, बाद में वो मेरा कॉल रिसीव ज़रूर करेगा।
माया के जाने के बाद खोन इट के पास आती है। खोन काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रही थी। इट उससे पूछता है, क्या बात है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रही हो। जिस पर खोन कहती है, तुमने मुझसे झूठ कहा। तुमने क्या कहा, बाहर आ करके तुम्हें स्टडी करनी है और यहाँ पर तुम माया की शूटिंग देखने के लिए आए थे। ओके, अगर माया की शूटिंग देखने के लिए आए थे तो झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी, और वी के रिलेटेड माया के माइंड में इतना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की क्या ज़रूरत थी। सच में तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। एक बार फिर से शूटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेक बार बार माया को देख करके सेम वही गलती करता है। वो हर बार अपने डायलॉग को भूल जाता है, जिसकी वजह से इट देख करके उस पर स्माइल करता है कि इससे अच्छा तो वो खुद ही कर सकता है। खोन उसे चुप रहने के लिए कहती है, शूटिंग देखने के लिए आए हो तो बस शूटिंग देखो। वैसे क्या सच में तुम इस लेक से अच्छा कर सकते हो? जिस पर इट कहता है, ऑफ कोर्स मैं इससे अच्छा ही कर सकता हूँ। तब यहाँ पर डायरेक्टर डिसाइड करता है कि कोई बात नहीं, चलेगा, एक सीन एटलीस्ट इट कर दे, क्योंकि उसे हेलमेट पहन कर करना था, फेस नहीं दिखाना था, तो ये इट भी कर सकता है लेक के बदले। जिस पर माया काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन लेक उसे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेक अपनी मॉम के पास आता है जहाँ पर वो अपनी मॉम से कंप्लेन करता है। लेक की मॉम काफ़ी पावरफुल है पैसों के रिलेटेड। देन वो यहाँ पर अपने पैसों का यूज़ करने लगती हैं और किसी के पास कॉल करती है। सही टाइम पर मानी आ जाती है और लेक की मॉम को ऐसा नहीं करने देती है। और अगले सीन में मानी को दिखाया जाता है जो डायरेक्टर से इंसिस्ट करती है कि वो लेक के सीन को और ज़्यादा बढ़ा दे, वो डिफरेंट सीन में लेक को ले ले। डायरेक्टर को ऐसा करना ही पड़ता है। लेक की मॉम को जब मालूम पड़ता है कि उनकी मांगें पूरी हो गई है, देन वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर इट उस सीन को क्रिएट कर रहा था जो कि लेक का था। फाइनली वो सीन बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर था, डायरेक्टर को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है, डायरेक्टर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो अपोजिट में लेक की मॉम का कहना था कि ये सीन तो मेरा लेक इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता था, इसने तो कुछ भी नहीं किया। शूटिंग फिनिश होने के बाद भी इट माया के चक्कर ही लगा रहा था, जिस पर माया कहती है, अब बस भी करो, मैं थक चुकी हूँ, मुझे घर जाना है। इट माया को लेकर के वहाँ से जाने लगता है। तभी लेक आ जाता है। वो कहता है कि शूटिंग फिनिश हो गई है, अब तुम माया को लेकर के कहाँ जा रहे हो। इट स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। इट को उसके सीन के पैसे दिए जाते हैं 500 बात, लेकिन इट लेने से मना कर देता है। नहीं कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए 500 बात। वो लेडी वहाँ से जब चली जाती है तब इट को रियलाइज़ होता है खोन के बारे में। वो पास्ट का फ्लैशबैक याद करता है कि खोन ने उसे पैसों के रिलेटेड बताया था कि उसे उसकी वैल्यू को समझना पड़ेगा। साथ ही उसने 500 बात खोन से उधार भी लिया था, जिसे उसने वापस करने का वादा भी किया था। वो वापस उसी लेडी के पास जाता है एंड उसे सॉरी बोलते हुए अपना 500 बात उससे ले लेता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि फाइनली उसके पास 500 बात आ चुके हैं जो कि वो खोन को वापस करने वाला है। इधर वी और डैड को मालूम पड़ चुका है कि ड्रग डीलर की डील कहाँ पर होने वाली है। माया बार बार वी को कॉल किए जा रही होती है, लेकिन वी उसका कॉल रिसीव तो करता है, साथ ही ये कहता है कि मैं अभी इंपॉर्टेंट काम में बिजी हूँ, बाद में तुम्हें कॉल बैक करूँगा कहकर फ़ौरन कॉल को कट कर देता है। इवन वो तो माया की बातें भी नहीं सुनता है कि माया किस वजह से उसे कॉल कर रही है। माया काफ़ी हर्ट भी होती है। इट अपने ही मुँह से अपनी तारीफ़ें करके बहुत ही ज़्यादा खुश हुए जा रहा होता है, जिस पर खोन कहती है, क्या अब सब कुछ तुम्हारा हो गया? अगर सब कुछ फिनिश हो गया है दिन स्टडी करने ना, तुमने क्या कहा है कि तुम्हें बाहर जाकर स्टडी करनी है, तो चलो अब स्टडी स्टार्ट करते हैं, मैं बुक्स लेकर आई हूँ। जिस पर इट कहता है, क्या तुम भूलती नहीं हो बुक्स को? हमेशा अपनी बुक्स अपने साथ में ही रखती हो, जो कि तुम्हारी है भी नहीं। जिस पर खोन कहती है, मैं हर चीज़ के लिए रेडी रहती हूँ, चलो स्टडी करते हैं। लेकिन इट अपनी ही बातों में लगा हुआ था और वो कहता है कि लेग से अच्छे सीन को उसने क्रिएट किए। डायरेक्टर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तभी पीछे से लेग इट को एक वाटर बॉटल फेंक कर मारता है। इट जब पीछे पलट कर देखता है तब वो लेग था। लेग यहाँ पर इट को बहुत बुरा भला बोलता है, साथ ही उसे टीज भी करता है और उसे चीटर भी बोलता है कि तुमने चीटिंग की मेरे साथ। इट को कोई चीटर बोले इट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। तब यहाँ पर इट और लेग के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे को मारने लगते हैं। खोन उन दोनों की फाइटिंग को रोकना चाह रही थी, लेकिन इस चक्कर में बेचारी खोन की ड्रेस फट जाती है और उसे चोट भी लग जाती है। यहाँ पर सही टाइम पर लेग की मॉम आ जाती है, जो लेग को वहाँ से लेकर जाती है और खोन इट को हैंडल करती है। लेकिन तब तक दोनों ने एक दूसरे की अच्छी वाली धुलाई कर चुके थे। आगे जब दोनों घर पर आते हैं तब आंट देख करके काफ़ी शॉक्ड में हो जाती है कि अब कहाँ से पीट पिटा कर आए हो। अनफॉर्चुनेटली इट के डैड भी वहीं पर आ जाते हैं और वो इट को देख लेते हैं। आंट इट को बचाना चाह रही थी, इसी वजह से वो इट को हाइड करने लगती है, लेकिन डैड देख चुके थे। इसकी वजह से वो आंट को साइड हटने के लिए कहते हैं। इट के डैड इट के फेस को पकड़ते हैं और ब्लड निकलता हुआ देख कर कहते हैं, तुम्हें तो बिल्कुल भी मेरी रेपुटेशन का ख्याल है ही नहीं। वो इट की बातें सुन ही नहीं रहे थे, बस अपनी ही बातें कर रहे थे, जिसकी वजह से इट को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, जिसकी वजह से इट गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। इट के डैड यहाँ पर खोन की भी अच्छी वाली क्लास लेते हैं। मैंने तुम्हें अपने बेटे की स्टडी के लिए हायर किया है, तो तुम्हारा काम है कि उसे अच्छे से स्टडी करवाना, उसकी पेमेंट मैं करता हूँ। तो याद रखना नेक्स्ट टाइम से कि इट बाहर ना जाने पाए और वो अपनी स्टडी पे पूरा फोकस करे, नहीं तो अदरवाइज़ मैं दूसरी ट्यूशन टीचर ला सकता हूँ। खोन को भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि इस तरह से इट के डैड उससे बात करें। खैर यहाँ पर खोन इट के डैड से सॉरी कहती है कि नेक्स्ट
नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी। इट कभी भी स्टडी के लिए बाहर नहीं जाएगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ। डैड कहते हैं तुम्हारे लिए यही सही रहेगा। कौन घर वापस जा रही थी, सडनली ईट उसे पीछे से टाइटली पकड़ करके उसे दूसरी जगह पर लेकर जाता है और अगली सीन में दिखाया जाता है कि ईट फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है। वो कौन से कहता है तुम्हें भी चोट लगी थी, तुम्हारे हाथों पे मैंने देखा था। ईट फर्स्ट एड बॉक्स से बहुत सारी मेडिसिन को निकाल रहा था। तब यहाँ पर खोन को याद आता है कि ईट को तो मलहम पट्टी करने ही नहीं आती, भला वो कैसे करेगा। वो ईट से कहती है एक काम करो, तुम रहने दो, मैं खुद से कर लूँगी। ईट मना करते हुए कहते हैं तुम अपनी ड्रेसिंग कैसे कर लोगी, जब तुम्हें चोट लगी है मैं खुद कर दूंगा। और ये कहते हुए वो उस पर ऑइंटमेंट लगाने लगता है। खोन को पेन हो रहा था, ईट उस पर फूंक मारता है कोई बात नहीं, छोटे बच्चों की तरह रिएक्ट मत करो, मुझे भी अब आने लगा है ड्रेसिंग करना, लास्ट टाइम तुमने देखा था ना, इसी वजह से। और साथ ही यहाँ पर ईट बहुत ही अच्छी तरीके से खोन से अपने डैड की तरफ से सॉरी भी बोलता है। मेरे डैड ने बहुत ही रूड तरीके से तुमसे बात की ना, प्लीज़ उन्हें माफ़ कर देना। खोन ईट से कहती है ओके, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तुम्हारे मुंह से सॉरी वर्ड सुनना कितना ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है, तुम कभी किसी को सॉरी नहीं बोलते हो। जिस पर ईट कहता है हाँ तो बस तुम्हें बोल रहा हूँ ना, तुम मेरी सॉरी को एक्सेप्ट कर लो। खोन स्माइल करते हुए कहती है एक्सेप्ट कर रही हूँ। खोन जब अपने हाथों को देखती है तो ईट ने उस पर इतनी सारी पट्टियाँ बांध दी थी जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि मानो खोन बॉक्सिंग के लिए जा रही थी। खोन ईट से कहती है क्या मुझे बॉक्सिंग के लिए भेज रहे हो जो इतनी सारी पट्टियों को बांध दियो। जिस पर ईट कहता है कुछ ऐसे समझ लो। तब यहाँ पर खोन और ईट में थोड़ा सा फनी मोमेंट वाला सीन भी दिखाया जाता है। दोनों बॉक्सिंग खेलने लगते हैं और इसी तरह गेम खेलते खेलते दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। दोनों को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। खोन सडनली उठ करके वहाँ से जाने लगती है जिस पर ईट कहता है तुम्हें वापस आना चाहिए। खोन मना करती है मैं घर जा रही हूँ, वापस नहीं आऊँगी। जिस पर ईट कहता है क्या एक पैर की स्लीपर पहन करके तुम घर वापस जा सकती हो। बाद में खोन को रियलाइज़ होता है कि उसने सिर्फ एक पैर की ही स्लीपर पहनी है। वो दोबारा से आती है और अपनी स्लीपर को वेयर करती है एंड देन उसके बाद वहाँ से जाने लगती है, जिसे देख करके ईट स्माइल कर रहा था।